तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम एक नई बुक का स्वाध्याय करते हैं। द सीट ऑफ द सोल, जेरी जुकाव की लिखी हुई ये बुक है। उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी। द डांसिंग बूली मास्टर्स, यूनिवर्सल ह्यूमन, स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, द सीट ऑफ द सोल करके बहुत सारी बुक्स लिखी। इनकी बुक ये वाली लिखने का बहुत ही प्यारी इन्होंने जिक्र किया है कि जब ये बुक लिख रहे थे द डांसिंग बूली मास्टर्स की, तो ये कार्ल जुंग, एल्बर्ट आइंस्टीन और बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन सब से बहुत सारे लोगों से प्रभावित हुए थे। और उन्होंने देखा कि ये जो ज्ञान दे रहे हैं वो एक सामान्य आदमी के हिसाब से ज्ञान नहीं है। ये शायद अस्तित्व के उस रेल्म, उस छोर पे पहुंच रहे हैं जहां पर रहस्य है। उन्होंने इन सबको मिस्टिक कहा, रहस्यवादी कहा, कि इनके पास तो बहुत सारा ज्ञान था, परंतु जो फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट था, जो लिटरेचर के लिए इम्पोर्टेंट था, या साइकोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट था, जो भी उससे रिलेटेड ये पर्सनालिटी थे, उन्होंने सिर्फ उतना ही ज्ञान दिया, पर ये इससे ज्यादा जानते थे। तो इसके कारण इनको बहुत इच्छा हुई कि मैं जानूं कि ये क्या है, इनके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो इनको इनके सामने रहस्य के दरवाजे खोल देती है। और फिर धीरे धीरे करके इन्होंने सीट ऑफ द सोल बनाया और हमारे सामने लाए। इनकी सारी बुक्स बहुत फेमस हैं, लाखों प्रतियां इनकी बुक्स की बिकती हैं। 30 लैंग्वेजेस से ज्यादा इनकी बुक्स का ट्रांसलेशन होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने पॉपुलर ऑथर हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट हैं, यूएस मिलिट्री में भी वो ऑफिसर रह चुके हैं, और अपनी स्पिरिचुअल पार्टनर लिंडा फ्रांसिस के साथ अभी ओरेगन में रहते हैं। मेरे सामने जब ये बुक आई तो उस बुक के साथ ओपरा विनफ्रे का भी नाम आया। तो मेरी उत्सुकता बढ़ी कि ओपरा विनफ्रे में मेरी फेवरेट है वो, तो क्या है इस बुक में जो ओपरा विनफ्रे तक के अपने शो में इनको 4 से 5 बार बुला चुकी हैं और इतना इस बुक को प्रेज कर रही हैं। मैंने 1 घंटे का इंटरव्यू देखा उन लोग का, बहुत पसंद आया, और उसके बाद ही मैं इस बुक को पढ़ना शुरू करी थी। तो ये बुक आपको आपके जीवन की ऑथोरिटी लेने के लिए प्रेरित करती है। आपके देखने का, दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा, अपने आप को देखने का नजरिया बदल जाएगा। हर जगह आप सोचेंगे कि ये क्या मेरी आत्मा के हित में है, कि ये सिर्फ मेरे अपने शरीर और अपनी पर्सनालिटी को खुश करने के लिए मैं कर रहा हूं। अपने इंटेंशन की तरफ आप ज्यादा ध्यान देंगे, अपने इंट्यूशन से ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। बहुत सी ऐसी चीजें आप देखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है इस बुक में जो आप और मैं नहीं जानते हैं, परंतु जिस तरीके से इन्होंने उस पावर के बारे में बताया है, जिस पावर को हम सभी को लेना है, ऑथेंटिक पावर, उसके बारे में जो जिक्र किया है, वो हमको प्रेरणा देगा कि हम एक कॉन्शियस लाइफ जी सकें। क्योंकि अभी तक के हमारी कंडीशनिंग हो गई है कि धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, नाम, यही सब हमारे लिए मायने रखता है। इस बुक के पढ़ने के बाद आप अपने आप के लाइफ में कॉन्शियसली जीना चाहेंगे। तो ओपरा ने बहुत ही सुंदर तरीके से इसकी 25th ईयर्स जब हो गए थे इस बुक का और सेलिब्रेशन हो रहा था, तो बहुत ही सुंदर उन्होंने एक लेटर लिखा था, जिसका मैं थोड़े से पॉइंट बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही पावरफुल लोग जो होते हैं उनसे बहुत ज्यादा फैसिनेटेड होती हूँ, बहुत प्रभावित रहती हूँ उन लोगों से, और मैं देखती थी कि ऐसी कौन सी चीज है जो इन लोग को इतना पावरफुल बनाती है। इतनी धन दौलत, रैंक या पद है, या इतने बड़े बड़े बोर्ड डायरेक्टर्स की हाईएस्ट पोस्ट में वो बनाती है, या इनके अंदर और क्या है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि जिस भी व्यक्ति के अंदर अपनी रियल पावर है, और वो कहती है कि रियल पावर बिना आध्यात्मिक शक्ति के हो ही नहीं सकती, जिस भी व्यक्ति के पास ये रहती है वो अपने जीवन में सफल रहता है। उसके वर्ड्स, उसकी कार्य करने की शैली, हर चीज
उसकी ऑथेंटिक पावर को दिखाती है। और उसने कहा कभी कभी मैं इस पावर को अपने में भी महसूस करती हूँ जब मैं, क्योंकि वो ओपरा विनफ्रे बहुत ही शोज करती हैं जो लोगों के जीवन में बदलाव लाता है। तो वो कहती है कि जब मैं कोई ऐसा शो करती हूँ, ऐसा इंसाइट शेयर करती हूँ जिसको बांटते समय, शेयर करते समय मुझे मालूम रहता है कि ये लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा और लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो वो जो लोगों के लाइफ में मैं आहा मोमेंट्स लाने का एक मीडियम बन रही हूँ, वो वाली जो फीलिंग है, वो मेरे को जो जॉय देती है, वो मेरी ऑथेंटिक पावर है। जैसे मैं भी आप लोगों को कहती हूँ कि मुझे जब कोई अच्छी चीजों के लिए कॉम्प्लीमेंट देता है तो अच्छा लगता है, पर जब मुझे मेरे रियल काम के लिए, जो मैं जिसके लिए आप लोग के साथ रोज जुड़ती हूँ, उसके लिए जब मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट देता है कि हमारी लाइफ में अच्छा लग रहा है, हम अपने रिलेशनशिप को समझ रहे हैं, हमारा गुस्सा कम हो गया है, तो जब ऐसी चीजें सुनते हैं और वो फीडबैक मिलता है तो रियली हमारे अंदर एक अलग ही टाइप का जॉय महसूस करते हैं हम। वो हमारा ऑथेंटिक पावर है, जो सोल, जो पर्पस से नीता को लेके आई है, वो मैं पूरा कर रही हूँ। तो वो कहती है कि जो आप बनने हैं और जो आप बनने वाले हैं, उसी के अलाइनमेंट से ही जब आप अपनी सोल से जुड़ते जाते हैं, चैलेंजेस आते जाएंगे आपकी लाइफ में, ठोकर मिलते रहेगी आपको भी लाइफ में, पर आप गिरोगे नहीं, क्योंकि हर चैलेंज आपको और मजबूत करते जाता है। तो ये ऑथेंटिक एम्पावरमेंट है। बहुत ही प्यारा उन्होंने लिखा था। तो चलिए फ्रेंड्स, इस बुक का हम स्टार्ट करते हैं। ये उसका बैकग्राउंड था। मैं चाहती हूँ कि इतना जब मैंने आपको कह दिया तो इस बुक को आप जरूर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो गहरी झुकाव बहुत ही सुंदर तरीके से इसकी शुरुआत करते हैं इवोल्यूशन से, कि मानव जाति का विकास कहाँ से हुआ। स्कूल में हमारे फिजिकल फॉर्म में जो इवोल्यूशन के बारे में पढ़ाया है कि वो सिंगल सेल अमीबा होता है, फिर वो और डेवलप होता है, फिर फिश बनी, रेप्टाइल्स बने, फिर हॉर्स बना, फिर मंकी उससे ज्यादा डेवलप, ऐसे कॉम्प्लेक्स करते हुए हमको समझाया जाता है कि रेप्टाइल से मैमल, फिर मैमल, और फिर ये सब करते हुए आखिरी में जो सबसे कॉन्शियस बीइंग है वो ह्यूमन बीइंग है। हमारी जो ये परिभाषा थी इवोल्यूशन की, विकास की, वो थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो इस दुनिया में टिकेगा वही सर्वाइव करेगा। पर ये परिभाषा धीरे धीरे अपर्याप्त लगने लग गई, क्योंकि जैसे जैसे चेतना का विकास होते गया, लोगों ने फर्क महसूस करना शुरू किया कि अगर मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, दोनों समान पढ़े लिखे हैं, दोनों इंटेलिजेंट हैं एक बराबर, पर एक स्वार्थी है और एक दयालु है, तो हम दयालु और जो दूसरों की मदद कर रहा है उसको कहते हैं कि हम इवॉल्व सोल से। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी चेतना का विकास हो गया है। तो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे ये परिभाषा बढ़ते गई हमारा इवोल्यूशन की, कि इवॉल्व सोल्स कौन है, और जो मोस्ट इवॉल्व सोल्स हैं हम बोलेंगे जो सबसे प्यार करता है और अपनी जान भी जोखिम में डाल सकता है दूसरों को बचाने के लिए, वो इतना दयालु, इतना करुणावान है। तो इस तरीके से हम 5 इंद्रियों के साथ सीखते गए, हमारी बुद्धि का विकास होते गया, हमारी चेतना का विकास होते गया। हमको 5 इंद्रियां दिया गया है ताकि हम देखकर, सुनकर, बोलकर, टच करके इन सबको, फिजिकल रियलिटी को हम एक्सप्लोर कर सकें और अनुभव ले सकें, क्योंकि हर अनुभव 5 इंद्रियों के अंतर्गत ही आता है हमारा। फिर धीरे धीरे और चेतना का विकास होते गया, फिर समझ में आने लग गया कि ये कॉज एंड इफेक्ट क्या है, अगर हम कोई गलत इंटेंशन लेते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, कि भाई नफरत को बढ़ाती है, और जब हम दया करते हैं तो वो नर्चर करती है, लोगों का पोषण करती है। तो यूनिवर्स के प्रति हम सभी लोगों की समझ बढ़ते गई। पर 5 सेंसरी वर्ल्ड वो हमेशा यूज करते हैं, 5 सेंसरी ह्यूमन बीइंग और मल्टी सेंसरी ह्यूमन बीइंग, उन दोनों के लिए यूज करते हैं। तो 5 सेंसरी वर्ल्ड में विकास का जो महत्वपूर्ण बेंचमार्क था वो था सरवाइव करना, सेफ्टी। क्योंकि ये था कि अगर हम जीवित ही नहीं रहेंगे तो फलेंगे फूलेंगे कैसे भाई, कैसे बढ़ेंगे। तो झुकाव कहता है कि वहां पर जो ह्यूमन इवोल्यूशन हो रहा था, वो जो
सरवाइव करने की, सेफ्टी करने की जो तीव्र इच्छा थी हमारी, उसके कारण हमारे में डर पैदा हो गया। वो जो डर है वो हर आत्मा जानती है कि पृथ्वी पर जब जाएगी तो डर का तो उसको सामना करना पड़ेगा। डर लेके नहीं आती वो, पर यहाँ पर उसको डर मिलेगा। कुछ एक में पास्ट लाइफ के हम फियर्स लेके आते हैं, पर यहाँ पर जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि फियर हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन के दौरान ही, इसके कारण ही हमारे अंदर पैदा हुआ। और यही डर बढ़ते बढ़ते हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी और रिलेशनशिप के पूरे चीजों का मेन सेंटर बन गया। लोगों की वैल्यू, उनकी योग्यता उस पर केंद्रित हो गई कि वो कितना पावरफुल है, कितने अच्छे तरीके से वो दूसरों पर नियंत्रण कर सकता है। इंसान ने प्रकृति को नियंत्रण करना शुरू कर दिया, लोगों को, अपनी इकोनॉमी को। ये सब हमारे 5 सेंसरी ह्यूमन के टैक्टिक्स थे, रणनीतियां थी। ये सब क्यों था? कि हमारे को शक्ति मिले। इतिहास में कुछ लोग हुए जैसे जीसस, बुद्धा, जो हमको प्रेरित करने लग गए, सोचने पे मजबूर करने लग गए कि इनके पास तो कोई एक्सटर्नल पावर्स नहीं थे, न नाम था, न वो बहुत फिजिकली एकदम सुमो पहलवान थे, न कोई पद प्रतिष्ठा थी, कुछ भी तो नहीं था उनके पास। तो ये जो चेंज मेकर्स है, उनके पास बाहरी शक्ति नहीं होते हुए भी जब वो बोलते थे, जो उनके एक्शन रहते थे, वो लोगों को, उनका जो ज्ञान था, शब्द थे, एक्शन थे, वो सब लोगों को प्रभावित कर रहा था और चेंज कर रहा था। मतलब कोई एक ऐसी शक्ति है जो ज्यादा पावरफुल है इस एक्सटर्नल शक्ति से। आज अगर हम अपने देश की इकोनॉमी देखें या एजुकेशन को देखें, पॉलिटिक्स को देखें, सोसाइटी को देखें, तो सभी एक्सटर्नल पावर को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। महत्वाकांक्षा, पद प्रतिष्ठा, नाम, धन, इसके प्रति हम सबसे ज्यादा टेम्पटिंग रहते हैं, सबसे ज्यादा आकर्षण हमारा होता है एक्सटर्नल पावर लेना। पुलिस और मिलिट्री के जो ओहदे होते हैं, वो तक के बैजेस, वेपन, रैंक, यूनिफॉर्म, ये सब पावर के ही तो है। और हम ये भी कहते कि वही नेता ज्यादा पावरफुल है जिसको ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, जो ज्यादा लोगों को नियंत्रण करता है। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हम लोग पूरे समय एक्सटर्नल पावर को ही लेने के लिए करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब तक कि दुनिया का दृष्टिकोण 5 सेंसरी मोडालिटी मतलब तौर तरीके के रूप में काम करेगा, तो डर उसका मेन फैक्टर रहेगा ही। डर के कारण ही ये जो एक्सटर्नल पावर लेने की इच्छा थी, उसके कारण ही पूरी दुनिया में कंपटीशन हो गया है। हर जगह पे दिखता है, चाहे कम्युनिटी हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटिक्स हो, हमारे घर परिवार हो, सब में। अभी जैसे कितने सारे कंज्यूमर्स कोर्ट हैं, वर्कर्स लोगों के लिए यूनियन बने हैं। क्यों बने हैं? वो कहते हैं कि एक्सटर्नल पावर लेने की दौड़ में सत्ता कुछ लोगों के हाथ में आ गई। जब सत्ता कुछ लोगों के हाथ में आ गई तो बाकी मेजॉरिटी पीड़ित हो गए तो उनके बचाव, उनके हितों की रक्षा के लिए ये सब हमको कम्युनिटी बनाना पड़ा ताकि उनकी रक्षा की जाए। तो ये सब हमारे एक्सटर्नल पावर्स हैं, और जो उसमें सबसे मेन है वो है मनी। वो हमारे एक्सटर्नल पावर का प्रतीक है। जितना अधिक पैसा रहेगा उतना ही आदमी पावरफुल महसूस करता है, क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों को कंट्रोल कर सकता है, वो जो चाय खरीद सकता है। आज रिस्पेक्ट, गले में मालाएं तक के पैसे के कारण डल सकती हैं। तो उन्होंने कहा है कि धन कमा सकते हैं, उसको खो भी सकते हैं, चोरी करके भी कमा सकते हो, मतलब ले सकते हो, विरासत में भी आपको मिलता है। स्ट्रगल करके जो हम धन कमाते हैं, उसके लिए हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम, हमारे बच्चों की कंडीशनिंग की, बेटा अच्छे से पढ़ो, पैसा कमाना है, पैसा नहीं कमाओगे तो कोई तुम्हारा नहीं रहेगा। हम पहले बचपन में ही उनकी कंडीशनिंग करना शुरू करते हैं। एक बहुत अच्छी बात मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा डिग्रेशन करके बोलूंगी। जब बुद्ध वगैरह का बहुत प्रभाव था भारत में, तो तक्षशिला और एक और यूनिवर्सिटी थी, एक यूनिवर्सिटी बनाई गई थी पटना बिहार में, जहां पे बच्चों को
आत्मा का ज्ञान, मेडिटेशन और ये सब रियल सेल्फ से जुड़ने का तौर तरीका समझाया जाता था। तो जो भी अपने बच्चों को डालते थे उस तक्षशिला और नंदिनी करके कोई यूनिवर्सिटी थी, वहां पे जितने बच्चे निकलते थे 80% तो सन्यासी बन जाते थे। नालंदा, यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऋषा जी। तो वो यूनिवर्सिटी के बच्चे जब बाहर निकलते थे वो सन्यासी बन जाते थे। कोई कंपटीशन नहीं, कोई किसी से भेद मतलब द्वेष नहीं, कुछ नहीं। लोग डरने लगते कि हमारे बच्चे अगर ऐसे ही सन्यासी बनते रहेंगे तो हमारा वंश कैसे चलेगा, हमारे घर में खाना कैसे आएगा, क्योंकि सहारा रहता है ना बूढ़े माँ बाप का बेटा। तो वो बहुत जल्दी कुछ ही मतलब कुछ ही शताब्दियों के अंदर ही तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी बंद हो गई, क्योंकि हम बच्चों को एक्सटर्नल पावर सिखाते हैं, पैसा। और हमको क्या लगता है कि ये जो भी हमारा सोशल स्टेटस है, नेम एंड फेम है, और जो इतनी प्रॉपर्टी का हम संग्रह करते हैं उससे हम सुरक्षित महसूस करते हैं। हमको हमेशा एक डर रहता है कि कहीं हमारी प्रॉपर्टी न कम हो जाए, घर, कार, सुंदर शरीर, पैसा, ये सब हमारे अटैचमेंट्स को दिखाता है जिसको खोने से हम डरते हैं, और यही हमारी वीकनेस है। हम जब छोटे थे तो अपने मम्मी पापा से डरते थे, फिर बड़े हुए तो बॉस से और जो वर्किंग है, और फिर भगवान से डरते हैं कि हम उनका उल्लंघन नहीं कर सकते क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है। तो जगह कहते हैं कि हम बच्चे बड़े हो जाते तो नहीं मानते हैं मम्मी पापा का कहना, मतलब एक एक्सटर्नल पावर का बता रहे थे कि हम लोगों की वैल्यू, मतलब किसी भी व्यक्ति का मूल्य कम है या अधिक है, उसकी धारणाएं उसकी पावर पे रहती हैं, और यही पावर जो लेने के लिए हम आगे बढ़ते हैं उसके कारण ही हमारी सोल विभाजित हो जाती है। इन्होंने बहुत ही अच्छा एक वर्ड यूज किया, स्प्लिंटर्ड सोल, विभाजित, बिखरी हुई आत्मा। तो वो कहते कि स्प्लिंटर्ड सोल, विभाजित आत्मा और विभाजित देश में कोई फर्क नहीं है, दोनों वही काम कर रहे हैं। और पति पत्नी की लड़ाई में भी एक दूसरे पे हावी क्यों हो रहे हैं कि मैं कंट्रोल करूं, मेरे को ये कैसे मना कर सकता, मैं जो चाहती हूँ वही हो। हर फैमिली में है ना, कंट्रोलिंग पावर ज्यादा होती है। ये प्रतिस्पर्धा की लड़ाई है, हावी होने की लड़ाई है। ये हमारी कंडीशनिंग है ह्यूमन इवोल्यूशन के कारण। इसीलिए कहते हैं कि पूरी जाति के लिए ये जो पावर को लेने की इच्छा थी, हमारे डिस्ट्रक्शन, पेन, वायलेंस, इन सबको ही बढ़ा रहा है। आज जो युद्ध लड़ रहे हैं, जो देश हो, अमेरिका अपने तरफ लोगों को खींच रहा है, मेरी तरफ ज्यादा देश है, वो क्यों है? पावर, सत्ता, सबसे पावरफुल रहना चाहता है अमेरिका। फिर इधर अपना चाइना और रशिया, मतलब ये सब बाहर की शक्तियों के लिए खींचातानी है। तो अब झुकाव कहते हैं कि अगर हम और अंदर की तरफ गहरी समझ में जब जाएंगे तो हमको मालूम चलेगा कि हमारे पास एक और शक्ति भी है जो जीवन के हर रूप को प्रेम करती है, कोई जज नहीं करती। जो भी जीवन में सामना कर रही है, दुख है, सुख है, सबको वो फेस कर रही है। कोई उसको बिटरनेस नहीं है। अपने जीवन के उद्देश्य को और अपने जीवन के अर्थ को वो देखती है, और यही हमारी ऑथेंटिक पावर है। ये हमारे बीइंग, हमारे अस्तित्व के गहरेतम सोर्स की पावर है, अर्थात ये हमारी सोल की पावर है, ऑथेंटिक। तो ये ऑथेंटिक पावर क्यों इंपॉर्टेंट है वो पूरे इन चैप्टर्स में बताया गया है। तो जब हमारे थॉट्स, हमारे इमोशन, एक्शंस हमारे सोल के साथ अलाइन होते हैं तो हमारे जीवन में बहुत उत्साह होता है, उद्देश्य होता है, हमारे जीवन में अर्थ होता है। कोई हमारे में कड़वाहट नहीं रहेगी, कोई डर की मेमोरी नहीं रहेगी। हम दुनिया को अच्छे से भोग पाते हैं। ये ऑथेंटिक पावर का अनुभव है। पर ये ऑथेंटिक पावर ना आप खरीद सकते हैं, न जमा करके रख सकते हैं, न ही आपको कोई विरासत में ये पावर मिलता है। ये जो सोल की एनर्जी है, जो पावर है, ये जब व्यक्ति के पास होती है तो वो व्यक्ति कभी भी किसी को दुख नहीं देता। वो खुद में अपने आप में इतना स्ट्रांग, इतना सशक्त होता है कि उसकी चेतना में किसी को दुख देने का भाव ही नहीं उठता। और यही हमारे स्पिरिचुअल या हमारी आत्मा के विकास का परम लक्ष्य है।
कि हम एक्सटर्नल पावर से ऑथेंटिक पावर की तरफ इवॉल्व हो रहे हैं, और ये जो स्पीशीज बढ़ रही है अपने ऑथेंटिक पावर के लिए, उसको ही इन्होंने मल्टी सेंसरी ह्यूमन कहा। मतलब आगे चल के और अपन डिफरेंस देखेंगे। तो आज 5 सेंसरी मॉडलिटी जो हमारा तौर तरीका था 5 इंद्रियों के द्वारा ही दुनिया को देखने का, वो पर्याप्त नहीं रह गया है। हम जो 5 सेंसरी ह्यूमन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें एक फर्क ये है कि 5 सेंसरी जो सिस्टम था वो एक सिंगल सेंसरी सिस्टम है, जितना वो देख रहा है सुन रहा है बस उतना ही। पर जो ये मल्टी सेंसरी ह्यूमन है, वो कहता है कि इतना बड़ा डायनेमिकली सिस्टम है जिसमें वो समझता है कि ये जो उसकी भौतिक शरीर है ना, वो सिर्फ उसका एक पार्ट है, और इस रोल को वो समझता है कि हाँ मेरा ये सिर्फ यहाँ पे रोल है। जो हम कर रहे हैं ना, हम मल्टी सेंसरी बीइंग है, बिल्कुल बेफिक्रे हो जाओ, अपन सब वही हैं, क्योंकि हम रोज मेडिटेशन कर रहे हैं, रोज आत्मा का ज्ञान ले रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने आप को कि हम कौन हैं। तो वो कहते हैं कि वो डायनेमिक्स को भी समझता है और उस अदृश्य दुनिया को भी समझता है जहां से हम आए हैं, जहां पे हमारे डीपेस्ट वैल्यू है, सबसे गहरे हमारे मूल्य वहीं पर ही हैं। और अगर 5 सेंचुरी ह्यूमन को बोलेंगे कि गांधी ने बलिदान दिया या बुद्ध ने 40 साल पैदल चल के गांव गांव जाके प्रवचन दिया, तो बोलेगा क्या पागलपंती है, क्या है ये, क्या है, क्या ज्ञान देना है। अच्छा, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, एंजॉय करने के लिए तो मिलती है। पर अगर 5 सेंचुरी ह्यूमन सुनेगा तो वो जस्टिफाई करेगा कि हाँ ये प्रेरणा है, ऐसे ही होना चाहिए। तो हमारे सभी टीचर्स मल्टी सेंसरी ह्यूमन हैं, तभी उनके शब्द, एक्शन हमें सत्य की पहचान कराते हैं। उनकी वाणी, अगर आप ओशो की वाणी को सुनोगे तो आप तुरंत कनेक्ट हो जाओगे। क्यों कनेक्ट होते हैं? क्योंकि वो सत्य को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो उन्होंने डिफरेंस बताया कि 5 सेंसरी ह्यूमन और मल्टी सेंसरी ह्यूमन में क्या फर्क है। अभी भी है 5 सेंसरी ह्यूमन, आप अपने आसपास के लोगों को देखोगे जो सिर्फ अपने खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है आत्मा के बारे में जानने का, ईश्वर के बारे में जानने का। वो ईश्वर को समझते हैं मूर्ति में बैठा हुआ है, पूजा कर लिए, खुश कर दिए, मस्त रिश्वत दे दिए भगवान को, बस दैट्स ऑल, और जीता है। तो अभी भी है, ऐसा नहीं है कि हर एक कोई मल्टी सेंसरी ह्यूमन की तरफ जा रहा है। तो 5 सेंसरी ह्यूमन हमेशा अपने आप को अकेला समझेगा, जो फिजिकल रियलिटी है उसी को ही सब दिख रहा है। वो मल्टी सेंसरी ह्यूमन जानता है कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ टीचर्स हैं, गाइड्स हैं, पूरा ये ब्रह्मांड जीवित है, कॉन्शियस है और करुणावान है। 5 सेंसरी ह्यूमन जानेगा कि ब्रह्मांड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता हमारी, हमको जीने के लिए खुद मेहनत करना पड़ेगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, कमाओ खाओ, अपने लिए सेफ्टी जमा करो, सब कुछ अपने अपने डोमिनेट करेगा लोगों को, अपने सर्वाइवल के लिए ही लड़ना है उसको। पर वो मल्टी सेंसरी ह्यूमन जानेगा कि ये पृथ्वी एक स्कूल है, और हर चीज, हर परिस्थिति सीखती है, और जो दूसरी आत्मा है वो भी सीखने आई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही सीखने आया हूं, दूसरी आत्मा भी सीख रही है। वो इस तरीके से देखेगा। 5 सेंसरी ह्यूमन सोचेगा कि अगर मैं कुछ सोच रहा हूं बुरा, पर अच्छा बोलूं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो गंदे मन में विचार रखेगा, छल कपट के, और सामने बोलेगा अरे इतने दिनों के बाद मिले, ओ माय गॉड, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो ऑथेंटिक नहीं है अपने साथ, वो बोल कुछ और रहा है पर इंटेंशन उसका कहीं और है। अगर मदद भी कर रहा है तो वो फोटो डालेगा पेपर में कि मैं इसको, बोलते ना अहंकार की संतुष्टि के लिए, उसके इंटेंशन है नाम और प्रसिद्धि, पर वो दिखाएगा कुछ और, समझ गया है ना। और वो सोचेगा इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, दिखावे की जिंदगी जीता है। पर मल्टी सेंसरी ह्यूमन जानता है कि इंटेंशन, हमारे इरादों का इफेक्ट हम पर भी पड़ता है, खुद पर और दूसरों पर भी पड़ता है। 5 सेंसरी ह्यूमन के लिए एक सिर्फ जिज्ञासा के क्वेश्चन है कि जीवन क्या है, ईश्वर है क्या, कहाँ है, बस इतना ही। पर ये मल्टी सेंसरी ह्यूमन अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने के लिए इन सब में गहरे जाता है। वो जानना चाहता है कि मैं जो भी हूं और मेरी आत्मा, इन दोनों में भेद क्या है, और वाकई भेद तो थोड़ा बहुत है ही। तो वो कहते हैं कि हम पर्सनालिटी हैं, झुकाव कहता है। देखिए, हम बॉडी जब बोलते हैं ना, तो बॉडी मतलब सिर्फ शरीर है। पर्सनालिटी में आपका
थॉट भी आएंगे, आपके इमोशन भी आएंगे, आपका शरीर भी आएगा, सभी, बुद्धि भी आएगी, चारों चीजें आएंगी आपकी, है ना। पर हम तन मन बुद्धि इन सब के पार है ना। तो हमारी पर्सनालिटी, हमारी आत्मा का वो हिस्सा है जो ये जन्म लिया है, सरवाइव करेगा, फिर मर जाएगा। ह्यूमन होना और पर्सनालिटी एक ही है, सेम है। ये आपके इवोल्यूशन का सिर्फ एक वाहन है, एक व्हीकल है। जैसे कार लेते हैं ना हम कहीं पे जाने के लिए, बिल्कुल हमारी वो कार है, एक बॉडी, हमारा पर्सनालिटी। तो पृथ्वी पर जो भी हम निर्णय लेते हैं, जो एक्शन करते हैं, उसी से ही हमारा विकास आगे बढ़ता है। अगर कॉन्शियसली चूज करेंगे कि मुझे क्या करना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है, तो हम कॉन्शियसली इवॉल्व करेंगे। अनकॉन्शियसली करें तो वो तो ढर्रे पे 500 800 1000 जन्म लेते रहेंगे, वो अनकॉन्शियसली इवॉल्व करेगा। और जितने भी हमारे नेगेटिव इमोशन हैं, जो डरे हुए हैं, जो फियर बेस्ड हैं या वायलेंट के इमोशंस हैं, वो सिर्फ हमारी पर्सनालिटी के द्वारा अनुभव किए जाते हैं। वो हमारे पर्सनालिटी के इमोशंस हैं। सिर्फ पर्सनालिटी ही एंगर, फियर, हेट्रेड, शेम, गिल्ट, वो सबको फील करता है। और वही पर्सनालिटी जज करता है, मैनिपुलेट करता है और एक्सप्लॉइट करता है, लोगों का शोषण करता है, क्योंकि सिर्फ उसको ही एक्सटर्नल पावर की जरूरत है। पर यदि हम किसी पर्सनालिटी को देखते हैं कि बहुत ही प्रेमपूर्ण है, बहुत करुणा है और उसके पास ज्ञान भी है, तो हम अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाता है, ये सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं, तो वो पर्सनालिटी की क्वालिटी नहीं है, वो अपने सोल के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो आत्मा से आता है। हर एक के पास सोल है, पर हम सब लोग सोल के अनभिज्ञ हैं। इसीलिए अपनी कॉन्शियसनेस के अनुसार अपने जो अर्जित किए हुए हमारी प्रकाश है, उसी को हम रिफ्लेक्ट करते हैं ना अपनी पर्सनालिटी से। मल्टी सेंसरी जैसे जैसे इंसान होते जाता है, उसकी इंट्यूशन और हंचेस मतलब, इंट्यूशन मतलब अंतर्ज्ञान, हंचेस मतलब अंतः प्रज्ञा, सूक्ष्म भावनाएं जो एकदम सटल उसकी जो रहेंगी, इमोशंस, उसको भी वो बहुत इंपॉर्टेंस देता है। मल्टी सेंसरी ह्यूमन बीइंग, है ना। वो इंद्रियों के द्वारा जो दिख रहा है और सुन रहा है, ये जो भी कर रहा है, उसके अनुसार वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। मान लीजिए उसकी मदर इन लॉ चिल्ला रही है, तो देख तो रहा है कि मदर इन लॉ है, मुझे चिल्ला रही है, पर वो अपने सेंसेस के बियॉन्ड जाके उस बिगर पिक्चर को देख के रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि उसको समझ में आता है कि क्या चीज है जो उसके अंदर से ये नफरत पैदा हो रही है, क्योंकि वो कर्मा, इफेक्ट, सब चीजों को जान रहा है और वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। तो वो अपनी निगेटिविटी को कम करता है। एक पर्सनालिटी जितना अपने ऊपर काम करते जाएगी, अपने आप को निगेटिविटी से दूर करते जाएगी, उतना ही वो अपने सोल की एनर्जी को और इन्वोक करती है और उसको सक्रिय करते जाती है। जुकाव कहते हैं कि आपकी आत्मा कोई निष्क्रिय और थियोटिकल एंटिटी नहीं है, कोई सैद्धांतिक इकाई नहीं है। ये जो आपकी छाती के आसपास रहती है आत्मा है, ऐसा नहीं। ये आपके होने का पॉजिटिव और पर्पसफुल फोर्स है, जो आपको बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के प्रेम करता है, बिना जज किए स्वीकार करता है। वो एनर्जी डायनेमिक्स के इम्पर्सनल नेचर समझता है जिसमें तुम इन्वॉल्व हो। इस सेंटेंस को आप समझिएगा। आत्मा जब प्री बर्थ प्लानिंग करती है, तो जैसे मैंने और भी कई बुक्स पढ़ा है, तो वो एक पर्सनालिटी को तैयार करती है कि क्या लेसन उसको लेने हैं, क्या कौन से पृथ्वी पर जाके उसको इससे सामना करना पड़ता है। सोल को मालूम है कि पृथ्वी पे उसको डर रहेगा, और कर्मा का तो प्रभाव है। कर्मा क्या है? इम्पर्सनल नेचर, मतलब बहुत सी चीजें हैं कर्मा की, हम कर्मा जो समझते हैं, कर्मा किसी संत को, किसी नीता को, किसी पत्री सर को, किसी को भी नहीं जानता। वो पर्सनल नहीं है, वो इम्पर्सनल नेचर है प्रकृति का। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। तो आत्मा जब पर्सनालिटी को नीचे भेजती है,
तो उसको मालूम रहता है कि वहां पर जहां पे वो जा रही है वो बहुत सी चीजों से टेम्पटिंग भी होएगा, गलत भी निर्णय लेगा, सब कुछ लेगा, अपने इंटेंशन लेके भेजती है कि बेटा तुमको ये काम करना है। मैं सिर्फ बोल रही हूँ, हाँ, कि तुमको ये काम करना है, ये सासू माँ को जवाब नहीं देना है, ये तुमको ऐसे करना है, ऐसे करना है। पर्सनालिटी वो क्लोक लबादा है। रॉबर्ट श्वार्ट्ज बहुत बोलते हैं कि प्री बर्थ प्लानिंग के रूम में कई लोग अपनी पर्सनालिटी को क्लोक को पहन के आते हैं और कई लोग पिछले 3-4 जन्मों की पर्सनालिटी के लबादे को पहन के आते हैं। आप लोग समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए नीता 4 जन्म पहले कोई नन थी, तो वो अगर मान लो मेरा प्री बर्थ प्लानिंग हो रहा है तो मैं नन के रूप में भी आ सकती हूँ और नीता के रूप में भी आ सकती हूँ, वो रहता है। समझ गया? बस। तो अगर आत्मा को जानने की अगर आपको इच्छा है तो जिकाओ बोलता है पहला स्टेप है कि आप समझो कि आपके पास एक आत्मा है। दूसरा स्टेप है कि आप समझो कि मेरी सोल क्या है, वो क्या चाहती है, मेरा और सोल का रिश्ता क्या है, मेरी सोल किस प्रकार मेरे जीवन को प्रभावित करती है। ये जब जानेंगे और अपने सोल की एनर्जी को पहचानेंगे, स्वीकार करेंगे, उसको वैल्यू देंगे, तो पर्सनालिटी की लाइफ में सोल इन्फ्यूज होते चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमारा कोई सोल से कनेक्शन नहीं है। एक ऊपर है हायर सेल्फ, एक और आगे चैप्टर में पूरा डिटेल में समझाए हैं, पर एक समझ लीजिए हायर सेल्फ है। हायर सेल्फ पूरा नहीं आ सकता, आत्मा का सिर्फ एक छोटा सा भाग हम लेकर आते हैं जिसको हम लोअर सेल्फ बोलते हैं, जिसमें ईगो है, शरीर की और मन की इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, सब कुछ है। तो वो जैसे अगर हम आत्मा की तरफ बढ़ते हैं तो वो तो पूरे समय हमसे कनेक्टेड है, वो तो पूरे समय हमको आवाज दे रही है, बता रही है, पर हम ही नहीं सुन रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे आप सोल की एनर्जी की सेवा के लिए उत्सुक होते हो, ये आपकी ऑथेंटिक एम्पावरमेंट बताती है, मतलब कहलाती है, मतलब आप एम्पावर होते चले आते हो। यही हमारे होने का कारण है, इसीलिए तो हम आए हैं ना पृथ्वी पे कि हम अपने सोल के इंटेंशंस को पूरा करें। हमारे हर अनुभव रिकॉर्ड होते हैं, स्थिति परिस्थिति जितने भी हमारे सामने आ रहे हैं वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम अपने आत्मा के प्रकाश को इस दुनिया में फैलाएं। वो आत्मा जो पूरी जीवन के हर रूप को प्यार करती है, आदर करती है। तो ये पूरी बुक मल्टी सेंसरी ह्यूमन बनने के ऑथेंटिक एम्पावरमेंट के ऊपर है। इन्होंने सेकंड चैप्टर कर्मा लिया है। कर्मा के बारे में आप सब जानते हैं, पर फिर भी मुझे थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा कर्मा के लिए, क्योंकि इन्होंने एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी पर्सनालिटी का जो अभी जो तुम्हारा जीवन चल रहा है वो आपके आत्मा के असंख्य जन्मों का में से एक है, विकास का एक पड़ाव है, एक स्टेशन है, ठीक है। सोल की एनर्जी अलग अलग फिजिकल और साइकोलॉजिकल फॉर्म में आती है। हर एक का शरीर अलग रहेगा, उसकी मनस्थिति अलग होगी, कोई क्रोधी रहेगा, कोई लालची रहेगा, कोई कंजूस रहेगा ना। फिजिकल और साइकोलॉजिकल भी पर्सनालिटी चेंज होते रहती हैं। अनेक अनेक शरीर में हम आ चुके हैं और हर शरीर की अपनी पसंद नापसंद होती है, इच्छा और वासना होती है, पर आत्मा का इंटेंशन होता है जो आपकी लाइफ से वो पूरा करना चाहती है। वो इंटेंशन के साथ भेजती है, उद्देश्य इरादे के साथ। अब हमारी आत्मा हमारे जीवन को गाइड करती है ताकि हमारे इंटेंशन पूरे हो सके। पर क्या होता है, पर्सनालिटी कई बार अपनी विरोधी इच्छाएं करती है और अपने सोल के इंटेंशन को पूरा नहीं करने देती। अगर ऐसी कोई पर्सनालिटी जो अपने सोल के इंटेंशन को, उसके काम को पूरा नहीं करना चाहती, तो पर्सनालिटी अपने जीवन को शेप देगी, आत्मा नहीं देगी। एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे याद आया था अभी, चलिए ठीक है। देखिए, हम कभी मदर थे, कभी वॉरियर थे, कभी मॉन्क थे, कभी चोर थे, कभी हत्यारे थे, सब अलग अलग अनुभव हम लेके आए हैं। और ये सारे हमारे जो रोल हैं उनमें जो हमने इमोशन फील किया है और जो करे हैं, उन सब से ही हमारी सोल का विकास होते जाता है। हम जब पर्सनालिटी लेके आते हैं तो हमारी आत्मा हमारे पर्सनालिटी के शरीर को भी चुनती है कि वो एकदम स्ट्रॉन्ग लाइफ, मतलब स्ट्रॉन्ग शरीर रहेगा कि वीक रहेगा, बुद्धिमान रहेगा, हैप्पी रहेगा कि दुखी आदमी रहेगा। मैंने कहा ना, साइकोलॉजिकल फॉर्म्स भी
कलर ऑफ द स्किन, आपके बालों का, आपके आंखों का, आपके चमड़ी का, हर एक का रंग, देश, शहर, हर चीज अपने पर्पस के अनुसार ही चुन के आपकी फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल विशेषताएं लेकर आप आते हैं, क्योंकि वो चूज करके दी आपको आत्मा ने कि ऐसे ऐसे आपको लेसन पढ़ने, इसी शहर में रहना है, क्योंकि कुछ लेसन कुछ विशेष कंट्रीज में पढ़े जा सकते हैं। आगे चल के समझेंगे आप, है ना। अगर आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आत्मा के जितने भी इनकारनेशंस हैं वो एक साथ चलते हैं। ये बहुत बहुत डिफिकल्ट है समझना हम लोगों के लिए, क्योंकि हम टाइम से जुड़े हुए हैं ना, हमारे लिए टाइम एक लीनियर है। और वो कहते हैं कि सोल के सभी इनकारनेशन एक साथ चलते रहते हैं और उसके लिए कोई पर्सनैलिटी का अतीत और भविष्य नहीं है ना। पर अगर आप अपने इस जन्म में कोई नेगेटिविटी को दूर करते हैं तो सिर्फ आपकी इस इनकारनेशन, इस जन्म के लिए नहीं, बल्कि अपने पिछली और अगली वाली जो फ्यूचर लाइफ है उसकी भी आप हीलिंग करते हो। ये तो हम सबको मालूम है, हीलिंग करते हैं, क्योंकि आत्मा टाइम से सीमित नहीं है। इसीलिए कॉन्शियस लाइफ जीना मूल्य से परे एक खजाना है। पर्सनालिटी और बॉडी आत्मा के सिर्फ एक आर्टिफिशियल टूल्स है ना, कृत्रिम एस्पेक्ट्स हैं जो हम लेके आते हैं और मृत्यु के समय हम चले जाते हैं। पर सोल, फिर उसके बाद सोल चले जाती है अपने समय अतीत शाश्वत अपनी प्रेम वाली दुनिया में चली जाती है, वो सब हम जानते हैं। और फिर उन्होंने कहा है कि पूरी आत्मा नहीं आती है, हम वहां पे जाके अपने हायर सेल्फ वगैरह सबसे हम मिलते हैं और अपने लाइफ को देखते हैं कि क्या पाया क्या खोया। एक पर्सनालिटी जो एक व्यक्तित्व होता है वो एक जटिल मंडल की तरह होता है। उस पर्सनालिटी में आत्मा के वो हिस्से होते हैं जो टूटे हुए हैं, जो किसी जन्म में टूट फूट गए थे, मतलब डिस्टॉर्टेड हो गए थे, उनकी एनर्जी ब्लॉक हो गई थी, जिनको हील होना है। और उन हिस्से को भी भेजा जाता है जो हील्ड है, कंप्लीट है, होल है, ताकि जो टूटा हुआ भाग है दूसरे की सहायता से होल बन सके। जैसे मान लीजिए किसी को कुछ गुस्सा है या बहुत ही गंदा एडिक्शन है या कुछ भी चीज है, अब वो अपने टूटे हुए हिस्से को लेके आ रहा है, पर उसके साथ आत्मा ने जो अर्जित किया है ना, प्रेम, करुणा, पेशेंस, कंपैशन, जो भी उसने अर्जित किया है उसको भी लाता है, अपनी अच्छी चीजों को भी, अच्छे पहलुओं को भी लेके आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम उसके टूटे हुए पार्ट आ रहे हैं, नहीं, हमारे में अच्छाई भी है इसीलिए बोलते हैं, और बुराई भी है, क्योंकि हम बुराई मतलब वो टूटे हुए पार्ट भी हैं। तो दोनों, जिसको हील होना है और जो हीलिंग में मदद करेगा, वो दोनों हिस्से से हम आते हैं ताकि पूरे हम हो सके। आप किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी के भीतर आत्मा की बिखरी हुई पीड़ा को देख सकते हैं, साथ ही उस ग्रेस को भी देख सकते हैं जो उसने अर्जित किया है। सोचिए आत्मा कितनी पावरफुल है। उसका एक हिस्सा प्रेम से भरा हुआ है तो एक हिस्सा भय से, एक हिस्सा अगर सेल्फिश है तो दूसरा हिस्सा कंपैशन भी रख रहा है, कोई शिजोफ्रेनिया भी है, सब। पर कोई भी एक भी हिस्सा अगर इनकम्प्लीट है हमारी पर्सनालिटी में है तो पर्सनालिटी हार्मनी में नहीं रहता। हार्मोनियस पर्सनालिटी का उन्होंने डेफिशिएंसी बताया है कि वो अपने जिंदगी में वो एक इजीली फ्लो होते जाएगा होलनेस की तरफ, उसको कोई जीवन में संघर्ष नहीं रहेगा जैसे उसके जीवन में हो रहा है। तभी हम लोग बोलते हैं ना, गो विद द फ्लो, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, whatever happens फॉर द गुड। तो ये हमारी आत्मा है जिसका ना अंत है ना शुरुआत है, और ये आत्मा का एनर्जी टूल क्या है, हम अभी नीता एनर्जी टूल है अपनी आत्मा का, है ना, जो संसार में काम करता है। हर पर्सनालिटी यूनिक है। जुकाव कहता है कि आपके नाम के जो वाइब्रेशन है, उसके एस्पेक्ट्स, आपके जन्म के समय जो नक्षत्रों के वाइब्रेशन एस्पेक्ट्स हैं, आपकी एनर्जी एनवायरनमेंट जो आपके आसपास के हैं, सबके वाइब्रेशन एस्पेक्ट्स
और आपकी बिखरी हुई आत्माओं के जो एस्पेक्ट्स है उन सब का जोड़ मिलाकर आप हो। पर्सनालिटी एक एनर्जी वाइब्रेशन है ना। पर कभी भी कोई पर्सनालिटी अपने आत्मा के बगैर ऑपरेट नहीं कर सकता। जिस सीमा तक के वो अपने आत्मा से कनेक्टेड रहेगा उतना ही वो शांत और सुखी रहता है, क्योंकि उसकी चेतना, अगर वो अपने सोल से कनेक्टेड है तो उसकी चेतना अपने इस शरीर मन के बियॉन्ड जाएगी ना। वो अपनी पर्सनालिटी इस आर्टिफिशियल एस्पेक्ट की तरफ नहीं रहेगा, उसका पूरा केंद्र रहेगा अपने सोल की तरफ। और जब पर्सनालिटी पूर्ण संतुलन में हो सकता है तो आप पहचान ही नहीं सकते कि उसकी पर्सनालिटी कहाँ पे खत्म हुई और आत्मा कहाँ से शुरू हुई। अर्थात वो होल ह्यूमन बीइंग है, जैसे हमारे बुद्धा थे, जैसे हमारे जीसस थे, जैसे पृथ्वी सर हैं। हम नहीं जानते कि वहां कहाँ उनकी पर्सनालिटी है, कहाँ उनकी सोल है। वो पूरी तरीके से सोल से अलाइन है वो, है ना। तो आत्मा की हीलिंग में क्या क्या शामिल होता है, कर्मा के ऊपर ये बता रहे हैं, मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ, बहुत डिटेल में है चैप्टर। तो वो कहते कि हम बहुत आदी हो गए कि जीवन में जो भी कुछ अच्छा होता है ना तो हम हर अच्छी चीज का क्रेडिट खुद लेते हैं, पर यदि कोई गंदी चीज हुई, लड़ाई बहस हुआ, तो सामने वाले को हम जिम्मेदार देते हैं। ये हमारी कंडीशनिंग हो गई है। बिल्कुल वैसे ही कि अगर सेफ ट्रिप में जाएंगे, वापस आएंगे तो बोलेंगे अरे हमारी कार बढ़िया टिप टॉप थी और मैंने बहुत अच्छे से ड्राइविंग की। पर अगर कोई कार को एक्सीडेंट हो गया तो सामने वाले ड्राइवर पे हम दोष लगाते हैं। हमारी आदत हो गई है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना छोड़ चुके हैं, भूल गए हैं। पैसा कमा रहे हैं, अच्छा सब कुछ कर रहे हैं तो क्रेडिट खुद को देंगे, परंतु कि कोई हमको चोरी करने की जरूरत पड़ रही है, मैनिपुलेशन की करने की पड़ती है, तो हम कहते हैं हमारी परिस्थिति ऐसे बन गई थी, हमारा बचपन अच्छा नहीं बीता। ये सब हम बहाने, एक्सक्यूज देते रहते हैं। प्रत्येक एक्शन, थॉट और फीलिंग किसी न किसी इंटेंशन से प्रेरित रहता है, कोई ना कोई इरादा रहता है। और यदि इंटेंशन है मतलब कारण है तो इफेक्ट होगा ही। इंटेंशन के चैप्टर में इसको हम डिटेल में समझेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर दिया है इन्होंने इंटेंशन। और बता दूं आपको, ओपरा विनफ्रे का फेवरेट चैप्टर है इंटेंशन। और जब प्रदीप सर ने एट फुल पाथ ऑफ बुद्धा का जब कहा था तो मुझसे पूछे थे सर ने कि तुम्हारा क्या है फेवरेट, तो मैंने भी एक इंटेंशन बताया था। एक ये भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं अपने को जज नहीं बोलना चाहिए, मतलब अपने का अपना मूल्यांकन करती हूँ। जैसे मान लीजिए मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे कुछ बोला और मैंने उसको सत्य बोला, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा धर्म है कि मैं उसको सच्चाई बताऊं। मैं उसको बताऊंगी कि तुम गलत काम कर रहे हो, ये गलत है। उसको लगेगा मैं जज कर रही हूँ और फिर वो मेरे साथ रिएक्ट करेगी कि तुम मेरे को हमेशा जज करते हो। तब मैं अपने अंदर झांक के देखती हूँ कि मेरा इंटेंशन क्या था। क्या मैं उसको नीचा दिखाने के लिए बोल रही थी, या मैं अपने धर्म का पालन कर रही थी। मैं सत्य जानती हूँ कि वो गलत कर रही, तो मेरा फर्ज है कि मैं बताऊं कि तुम गलत कर रहे हो, चाहे मेरी दोस्ती खतरे में पड़ जाए। तो इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओपरा को भी बहुत अच्छा लगता है, हम इसको बहुत डिटेल में आराम से 2 चैप्टर्स में इंटेंशन दिया है इन्होंने, तो पढ़ेंगे कि हाँ, अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप गुस्सा करेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि गुस्सा करने से आपकी लोगों से दूरी बढ़ती है, आपकी शत्रुता बढ़ती है। इसको समझने के लिए आपकी सोल कई बार 10, 50, 100 अनुभव आपके सामने लाएगी, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि गुस्सा नहीं करना है। हाँ, और फिर धीरे धीरे हम समझेंगे कि अच्छा इसका रिजल्ट ये होता है, तो बाबा अपने को नहीं करना, अपन शांत होकर इस सिचुएशन को संभाल लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूरे समय कर्मा को एनर्जी डायनेमिक्स बोला है। देखिए, डायनेमिक मतलब गतिशील। अगर मैं आपको टॉरकॉम की एकदम इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि डायनेमिक ऑफ कर्मा क्या होता है। हमने कोई भी विचार किया, कोई भी इमोशन किया, तो वो एक इलेक्ट्रिक करंट है, वो इलेक्ट्रिक थॉट है, मतलब है ना, इलेक्ट्रिक करंट है। हमने तुरंत छोड़ा, टॉरकॉम ने कहा है ना, वो चला गया स्पेस में, ब्रह्मांड में, वो कभी नहीं मिटेगा, वो जाएगा, चला गया, वो फ्लोट कर रहा है।
हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको रिलीज किया, पर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको पुल करेगी। अच्छे जो हम विचार करते हैं, टॉरकॉम ने उसको व्हाइट वेव्स कहा, और जो हम बुरे विचार करते हैं उसको उसने डार्क वेव्स या ब्लैक वेव्स कहा। अब वो जा रही हैं स्पेस में, वो वापस हमारे पास आएंगी ही। ये लॉ जो टॉरकॉम ने बताया था कि हर इस पूरे ब्रह्मांड में आप ही अपना, मतलब हर पिंड अपना केंद्र रहता है। मैं अपने इस ब्रह्मांड में मेरा केंद्र मैं हूं, मैं जो छोड़ूंगी मेरे पास वो वापस आएगा ही। वो एनर्जी डायनेमिक है। वो ऐसा नहीं कि मैंने किसी के लिए बुरा सोचा तो वो चला गया, नहीं, वो तैर रहा है स्पेस में, डायनेमिक है, पर वो कभी ना कभी आएगा। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि इस जो फिजिकल वर्ल्ड में जो हम लॉज ऑफ मोशन हम जो समझते हैं, 3 लॉज हैं, आप लोग पढ़िएगा कि एनर्जी जो है वो जो हमने छोड़ दिए हैं वो वापस हमारे पास आएगी ही। ऑपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है ना, थर्ड लॉ है। हर एक रिएक्शन, हर क्रिया की प्रतिक्रिया समान रूप से होती है। तो उन्होंने कहा कि आपको ये संसार आपके लॉ ऑफ कर्मा ना थर्ड मोशन को रिफ्लेक्ट करता है। ये बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी है, जो छोड़ा है वो वापस आएगा ही। और ये जो लॉ ऑफ कर्मा है वो इम्पर्सनल एनर्जी है। इम्पर्सनल को आप समझिए, कोई व्यक्ति को नहीं जानता, कोई पर्सनल एनर्जी नहीं है कि ये मैंने छोड़ा है, ये बस वो ब्रह्मांड की एनर्जी है जो मैंने अपने द्वारा छोड़ी और वापस लूंगी। पर जब मैं वो अनुभव करूंगी वो मेरा पर्सनल रहेगा। समझ गए आप? डायनेमिक ऑफ कर्मा इम्पर्सनल लॉ है, पर जब मैं उस चीज को अनुभव करूंगी, उसके इफेक्ट को, तो वो मेरा व्यक्तिगत रहेगा। तो किसी भी संत को, किसी भी अमीर को, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। ये सिर्फ पर्सनालिटी के द्वारा अनुभव किया जाता है लॉ ऑफ कर्मा को। हेट करेगा तो हेट मिलेगा, प्यार करेगा तो प्यार मिलेगा। ये गोल्डन रूल ऑफ बिहेवियर है कि जो आप वही प्राप्त करते हैं जो आप दुनिया को देते हैं। जो काम कहते हैं कि कर्मा कोई मॉरल डायनेमिक नहीं है, नैतिकता, अच्छा काम करो, ये करो, वो वैसा नहीं है कर्मा। नैतिकता हमारे मानव ने बनाई है। यूनिवर्स जज नहीं करता। पर्सनालिटी को अपनी जिम्मेदारी सीखने के लिए ये एक टीचर है, उसका यूनिवर्सल टीचर है लॉ ऑफ कर्मा। और क्या होता है कि जैसे एक पर्सनालिटी ने बुरे विचार किए या बुरे एक्शन किए, तो वो छूट गया उसकी वेव्स, है ना। अब उसका इफेक्ट उसी जन्म में उसको कई बार नहीं मिल पाता। वो मर गया, चला गया, अपने सोल में इन्फ्यूज हुआ, फिर सोल ने दूसरी पर्सनालिटी को बना के भेज दिया। अब दूसरा साइकोलॉजिकल सेट है, उसकी मनोस्थिति दूसरी है और शरीर भी दूसरा है। अब वो आ गया। अब जो छोड़ा हुआ था इलेक्ट्रिक करंट, टॉरकॉम के अनुसार मैग्नेटिक पुल से वहां पर वापस आया, तो वो क्या बोलेगा, भैया मैं तो इस जन्म में कुछ किया ही नहीं हूं, मैं तो सीधा साधा हूं, मैं क्या कर दिया जो मेरे साथ ऐसे सब कुछ हो रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं कि अपने पेनफुल इवेंट्स को वो नहीं समझ पाता, और वो ये भी नहीं जान पाता है, 5 सेंचुरी ह्यूमन, कि अगर मैं इसकी प्रतिक्रिया जो करूंगा वो मेरी आगे भी काम आने वाला है। वो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ रिस्पॉन्स करके मुक्त हो गया, वो भी मेरे को काम आएगा। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि मान लो एक पर्सनालिटी है, वो दूसरों को मैनिपुलेट कर रही है, फायदा उठाती है ना, छल कपट करती है। अब एनर्जी इम्बैलेंस हो गया, हाँ, अब वो दूसरों का फायदा उठाती है, एनर्जी इम्बैलेंस हो गई। अब उसको भी दूसरों के द्वारा ठगा जाना या उसके दूसरों लोग उसको यूज करें, वो अनुभव करना था, ताकि उसको समझ में आए ना कि किसी को ठगना या किसी को छल कपट करना अच्छा नहीं है। पर किसी कारणवश से जन्म काल में पूरा नहीं हुआ। कभी 3 घंटे लगते हैं, कभी 30 दिन लगते हैं, कभी 3 साल लगते हैं, कभी कभी 300 साल लगते हैं उस वापस आने में, है ना। अब वो व्यक्ति चला गया, फिर दूसरी पर्सनालिटी आएगी। अब उसका माइंडसेट नहीं है लोगों को छल कपट करना, अब वो दूसरे माइंडसेट के साथ आया है, अच्छा दयालु है। अभी उसकी जो लर्निंग थी, उसकी जो थी वो उसको कंप्लीट करनी है, पर इसका इस एनर्जी इम्बैलेंस को भी पूरा करना है। आत्मा ने बोला है कि तुमको
इसको भी बैलेंस करना है। अब उसके आसपास के लोग आ रहे हैं, सब उसको यूज कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, तो वो गुस्से में आएगा कि क्या है, मैं इतना अच्छा, मैं किसी को छल कपट नहीं कर रहा हूं। वो ये नहीं देख रहा कि उसकी एनर्जी के अंदर वो उसकी पास्ट जो प्रीवियस लाइफ के जो कॉज हैं वो पड़े हुए हैं बीज के रूप में, वो एनर्जी इम्बैलेंस है, वही तो हील होना है। तो वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, गुस्से से बदला लेगा, गाली गलौज करेगा, दुखी हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। तो क्या करता है, पर्सनालिटी आता तो है वहां से कि ठीक है भैया अपन तो बैलेंस करके आएंगे, कॉलर उठा के आ गया, पर यहां पर आके अपने शरीर से इतना आइडेंटिफाइड हो जाता है, अपनी आत्मा को वो जानता नहीं, तो वो उस जन्म के कर्म को पूरा कर रहा है। समझिए, अगर कोई मेरे को छल कपट कर रहा है तो मैं एक कर्म तो बैलेंस कर रही हूँ ना, क्योंकि मैंने किसी को छल किया था, वो मेरे को छल कपट कर रहा है, वो बैलेंस कर दी मैंने। पर उस बैलेंसिंग में मैंने कितने सारे कर्म बना लिए वो कौन जाने, फिर वो वेट करना पड़ेगा। तो वो वही कहते हैं कि पर्सनालिटी को पूरे समय समझना चाहिए कि हर चैलेंज के पीछे कोई ना कोई कारण है, और मेरे को ऋण का भुगतान बहुत सोच समझ के करना है, नहीं तो फिर मेरी लाइफ में आएगा। फिर जुकाव कहते हैं यदि कोई बच्चा अर्ली एज में मर जाता है तो हमको लगता है अरे बाप रे भगवान कितना अन्याय कर रहा है, या किसी का हस्बैंड छोड़ के चला गया, वो कितना गलत काम कर रहा है, हम बहुत जज करते हैं। और जिस बच्चे की डेथ हो जाती है उसके मम्मी पापा तो भगवान से लेके पूरे यूनिवर्स को दोष देंगे, एक दूसरे को दोष देंगे, तुम ख्याल नहीं रखे, ये सब। जबकि हम भी जज करते हैं दूर में खड़े होकर कि अरे बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। जज ही नहीं करना है, जज करोगे आप उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए बाध्य भी हो सकते हो। तो वो कहते हैं कि आप जज ही मत करिए, आपको नहीं मालूम कि बच्चे की आत्मा और उसके पेरेंट्स की आत्मा के बीच में क्या एग्रीमेंट था, क्या हीलिंग हो रही है। यदि आप किसी को देखते हो कि कोई गटर में भी शराब पी के धुत होके सोया हुआ है, तो भी आप जज मत करो कि कितना गंदा आदमी है, दारू पी के सोया हुआ है। वो पता नहीं कौन से अपनी चीजों का बैलेंस कर रहा है, कौन से उसके कर्मा सरफेस में आ रहे हैं, कौन से एंड हो रहे हैं, हम जान ही नहीं सकते। तो वो कहते हैं कि हर सोल के जितने भी पार्ट्स हम लेकर आते हैं उसको हील होने के लिए, होल होने के लिए बहुत सारी एनर्जी बैलेंस की जरूरत होती है। इसीलिए तो पर्सनालिटी को बनाया गया। तो आप किसी को भी जज मत करिए, और जब तक आप पर्सनालिटी के परे अपने आसपास के लोग को नहीं देखोगे तब तक आप करुणा पैदा नहीं कर सकते। आप करुणा पैदा करिए, हर एक को समझिए कि वो आत्मा कुछ ना कुछ अपना कारण लेकर आई है। यहाँ तक कि कोई कैंसर वाला है, कोई होमो है, कोई ड्रग एडिक्ट है, हर एक के साथ हमको उसके चीजों को देखना चाहिए बियॉन्ड अपने पर्सनालिटी के जाके। कई लोगों के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, ये किसी को भी आपको जज नहीं करना है बस। अब हम देखते हैं कि कुछ पर्सनालिटी बहुत सेल्फिश होती हैं, निगेटिव रहती हैं, बहुत शत्रुता रखती हैं, उसका भी हम कारण नहीं जान सकते, जज ही नहीं करना चाहिए। मान लो आपकी किसी से बहस हो गई, लड़ाई हो गई, तो हम तुरंत अपना कहानी जब बताते हैं ना लोगों को, तो हम बताते हैं कि सामने वाला जो हमारा जो था ना वो बहुत बदमाश है, वो ऐसे ऐसे किया। वहां पर भी हम ब्लेम करते हैं, हर चीज में हमारा काम ही हो गया, हमारी कंडीशनिंग हो गई है कि हम दूसरों पे दोष लगाएं। पर एक बात जो कहते हैं कि निश्चित है कि यदि कोई हिंसा कर रहा है, कोई भी वायलेंस कर रहा है, तो समझ जाना कि वो बेचारा अंदर से बहुत हर्ट है, क्योंकि एक हेल्दी और बैलेंस सोल कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकती। तो यदि जो पार्ट कर रहा है वो अनबैलेंस है, उसको हीलिंग की जरूरत है, तो अपने करुणा से हम लोग को करना चाहिए। जज सिर्फ पर्सनालिटी करती है, आत्मा कभी किसी को जज नहीं करती। अगर जज कर रहे हैं तो आप समझ जाना कि ये आपकी पर्सनालिटी की क्वालिटी है। पर वो कहते हैं कि जज करने का अर्थ ये नहीं है कि आप गलत काम को भी सहें। अगर मान लीजिए आपकी कार का एक्सीडेंट एक ऐसे ड्रंकन ड्राइवर ने कर दिया, तो ऐसा नहीं कि आप उसको मतलब उसके ऊपर उसको सजा न दिलवाएं, या उसका लाइसेंस की शराब पी के चला रहा था, लाइसेंस कुछ समय के लिए
रद्द न करवाएं, वो सब आपको करना है। पर अगर छोड़ देंगे मान लीजिए, तो अपने आप को सुपीरियर नहीं समझना है। और यदि उसके साथ आप उसको दोष भी लगा रहे हैं तो आपको मारपीट नहीं करनी है, मतलब आपको किसी को विक्टिमाइज नहीं करना है। जो कानून के तहत हमारा काम है वो हम करें, हम अत्याचार भी नहीं सहें। पर वो कहते हैं झुकाव कि अगर मान लो हम बोलेंगे कि अगर हम किसी को जज ही नहीं करें अच्छा है कि बुरा है, तो हम कैसे न्याय होगा। तो अगर हम जज नहीं करेंगे तो न्याय कैसे होगा। तो उन्होंने कहा है कि आप एक ऐसी चीज के बारे में जानेंगे जो हमारी आत्मा का गुण है, हमारी सोल, हमको सोल का हमारा स्वाभाविक फ्लो होता है। नॉन जजमेंटल जस्टिस, ऐसी समझ, ऐसी अनुभूति जो आपके सारे जीवन में जितने भी चैलेंजेस हैं उन सबको फेस करने की तो अनुमति देती है, पर कोई नेगेटिव इमोशंस आप में नहीं पैदा करती। आप, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ भी कर्मा से बाहर नहीं है, कोई नहीं बच सकता, तो आप जज भी नहीं करेंगे, कोई प्रतिशोध की भावना भी नहीं रखेंगे, कोई उसके लिए ग्रज नहीं रखेंगे, कोई कर्स नहीं करेंगे कि अच्छा मेरे साथ बुरा किया बेटा तेरे को भी मिलेगा, मैं नहीं, बाद में तो मिलेगा। कई लोग कहते हैं हम तो बिल्कुल बिल्कुल हम तो नहीं माफ कर दिए उसको सब कुछ, पर मैं चाहती हूँ कि जीते जी उसको वो तड़पते हुए देखूं। अब आप बताइए, कर्स है नहीं है, एक आपके मन में एक बुरी भावना तो है कि मेरे सामने वो तड़पता हुआ दिखे। ये नॉन जजमेंटल जस्टिस नहीं है। वो कहते हैं कि आप सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं, एक कंपैशन के साथ रहते कि ठीक है। तो उन्होंने कहा एग्जाम्पल देख लीजिए, गांधी जी को 2 बार जब मारा गया था और कोर्ट में उनको बोला गया था कि आप इनके खिलाफ जवाब दीजिए तो हम इनको सजा देंगे, तो गांधी ने कहा था कि उनको जो ठीक लगा वो उन्होंने किया, उन्होंने नहीं उनके लिए खिलाफ बोला। जीसस को जब सूली पे चढ़ाया जा रहा था तो उन्होंने कहा कि ये ईश्वर इनको माफ करना, इनको नहीं मालूम कि ये क्या कर रहे हैं। कितना नॉन जजमेंटल जस्टिस का एक जीता जागता हमारे सामने एग्जाम्पल है। तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे आपकी आत्मा की समझ बढ़ती जाएगी तो ये स्वाभाविक रूप से आपकी पर्सनालिटी से फ्लो होगा। ठीक है, तो सोल की एनर्जी जन्म पुनर्जन्म या कर्मा के द्वारा बैलेंस करती है और अपने को इवॉल्व करती है। सबसे अगला वाला चैप्टर मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि मैं बहुत अपने आप को इसमें वो करती हूँ कि मैं कितनी रिवरेंट हूँ, मैं कितना आदर करती हूँ। रिवरेंस करके एक चैप्टर है। रिवरेंस का अर्थ यहाँ पर जीवन के प्रति आदर दिखाना है। रिवरेंस मतलब आदर, इज्जत, श्रद्धा, ऐसे। कर्मा और रीइंकार्नेशन के द्वारा जो भी आपकी एनर्जी मोशन में है वो हमारे लिए एक्सपीरियंस बनाती है। हम जानते हैं कि ये पर्सनालिटी के पास आएगा, पर पर्सनालिटी के रवैये, उसके जो एटीट्यूड है और उसके अनुकूलन के द्वारा अनुभव लाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक बहुत गुस्सा वाला व्यक्ति है, गुस्सा करता है, तो उसको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे ना, गुस्से के जो भी उसके हैं। और यदि कोई दुखी व्यक्ति है तो उसका इफेक्ट मिलता रहेगा उसको। पर अगर रिवरेंस नहीं है, रिवरेंस मतलब उसको जीवन के प्रति आदर नहीं है। गुस्सा वाला व्यक्ति क्या करेगा, गंदे गंदे शब्द बोलेगा, मतलब वाचिक हिंसा करेगा, है ना, वाचिक हिंसा करके छोड़ देगा। पर यदि हाँ श्रद्धा नहीं है, आपको जीवन के प्रति आदर नहीं है, तो वो क्या करेगा, क्रोधी व्यक्ति हिंसा भी करेगा, क्योंकि उसके लिए दूसरे के जीवन का महत्व कुछ नहीं है, उसके लिए कोई आदर भाव नहीं है। और जो गलत शब्द बोलता है, जो वाचिक हिंसा कर रहा है, उससे ज्यादा कर्मा का बोझ उसके ऊपर रहेगा। जो फिजिकल वायलेंस कर रहा है, शारीरिक हिंसा कर रहा है, उसके ऊपर ज्यादा कर्मा रहेगा। हो सकता है कि वो समान रूप से क्रूरता का अनुभव करे, जितना वो हिंसा करते जाएगा उससे कहीं ज्यादा वो क्रूरता का अनुभव करेगा। ये इसलिए है क्योंकि वो जीवन को सस्ता मान रहा है। हम इवोल्यूशन से गुजर कर आ रहे हैं। एनिमल किंगडम में जब हम देखते हैं कि बड़ा जानवर छोटे जानवर को खाता है, तो हमको लगता है कि कमजोर व्यक्ति जो शक्तिशाली है उसका पोषण के लिए है। ये तो प्रकृति का नियम है, और जो पावरफुल है वो तो कुछ भी कर सकता है।
इसीलिए इंसान जो अपने आप को बहुत पावरफुल समझने लग गया है, वो अपंग भी लोगों को करता है, हत्या भी करता है। और ये जो पूरी दुनिया है वो डॉग ईट डॉग वर्ल्ड बनते जा रही है। कोई दूसरा हमसे एडवांटेजेस न ले ले, हमको भी सरवाइव करने के लिए दूसरों को एडवांटेजेस हम लेना शुरू कर देते हैं। वो पहले हमसे हमारा फायदा उठाए, हम उठा लेंगे। जीवन एक प्रतियोगिता की तरह हो गया है। लूजर और विनर्स में हम लोगों ने बांट दिए हैं पूरे समाज को। इसीलिए अपने बचाव के लिए, सुख के लिए अपने कमजोर लोगों का शोषण करना भी हम गलत नहीं समझते। रिवरेंस के अभाव में ही हम अपने बिहेवियर और वैल्यूज को आकार दे रहे हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल बताएं कि जब आप अपने जीवन की सुरक्षा के लिए दूसरों की जान को जोखिम में डालते हैं, लोगों का शोषण करते हैं, किसी को डिसएम्पावर करते हैं, अपने कॉम्पिटिटर को कर्स करते हैं, ये सब रिवरेंस के अभाव में है, आदर नहीं करने के अभाव में। डिसएम्पावरमेंट का मतलब मैं समझा रही हूँ फ्रेंड, ये सबसे बड़ा पाप है। यदि कोई आपके पास फ्रेंड आया, वो दुखी है, तो आपका काम है कि आप उसको सशक्त करें, एम्पावर करें कि नहीं सब हो जाएगा। उसको एक पॉजिटिविटी, एक होप दे कि आप सही हो जाओगे, कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने दो और हो जाओगे ठीक। डिसएम्पावर करने हम गलती, तुम्हारे कर्म है, तुम ऐसे ही हो, तुम इसी के लायक हो, तुमने यही किया था। ये जो हम पॉइंट आउट करके डिसएम्पावर करते हैं ना अपने बच्चों को, अपने स्पाउस को, ये सबसे बड़ा हमारा रिवरेंस न होने का उदाहरण है। हमारे और हमारे प्रियजन की लाइफ ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब बिजनेस, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, सेक्स, परिवार, सभी हम रिवरेंस के बगैर ही काम चला रहे हैं। यहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान का उपयोग करता है। आप अपनी मेड के लिए कितना करती है? अभी मेरी मेड ने मांगा पैसा। मैं एक बात बता रही हूँ कि मैं जब इस चैप्टर को पढ़ रही थी तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ, क्योंकि मैं बहुत तो नहीं, मतलब ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि मैं महान आत्मा हूं, मतलब एक मेरे मन में है, एक ड्राइवर के लिए, अपनी मेज के लिए, एक प्लांट के लिए, एक डॉग के लिए। तो वो जो मेरे पास ये अनुभूति है, जो मेरे पास ये जो खजाना है रिवरेंस का, वो मेरी आत्मा का है। तो ये चैप्टर बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से इन्होंने लिखा है, आप देखिएगा। तो उन्होंने कहा करके कि एक इंसान दूसरे इंसान का उपयोग कर रहा है, हमारी प्रजाति क्या हो गई, अहंकारी हो गई है। ऐसे सोच रहे हैं कि पृथ्वी हमको उपयोग के लिए मिली है, तो हम पृथ्वी को भी मिसयूज कर रहे हैं। पूरे अपने रिवर्स को, ओशन को, प्लैनेट्स को हम दूषित करते जा रहे हैं, और जीवन के दूसरे फॉर्म्स को भी हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। न प्लांट्स की हमको चिंता है प्रदूषण का कि कितना हम ये नॉइज या इतना एसी चालू करके ज्यादा करके, और प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, और एनिमल किंगडम को तो नॉनवेज के लिए हम कर रहे हैं। यहाँ तक के तो हम एक बहुत प्यारे चैप्टर में लिखा था कि डॉल्फिन अब छोड़ के भाग रही है। इतनी क्वालिटी हो गई है पृथ्वी पर से कि डॉल्फिन अपने अंदर बीमारी पैदा कर रही है कि मैं इस पृथ्वी से जाऊं। मतलब बहुत प्यारा है ये बुक का ना। तो हम जुकाओ कहते हैं कि हमको लगता है कि सिर्फ हम ही एक कॉन्शियस हैं और यूनिवर्स नहीं है। हम चले जाएंगे तो हमको क्या करना है, पृथ्वी का क्या भी हो। जब आप अपने जाने के बाद जो यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म्स या दूसरे लोग भी रहेंगे, उनकी भी चिंता करते हो, अभी तो आप हो तब तो चिंता कर ही सकते हो, पर हमारे जाने के बाद की भी जो जनरेशन इस पृथ्वी पर आएगी, जब ये आप चिंता करती हो, तो ये रिवरेंस है। और जो व्यक्ति रिवरेंट होता है, जो आदर हिंदी में बहुत अच्छे से नहीं कर सकते भाई, जो बहुत समझ जाओ रिवरेंट है ना, जो दयालु और जीवन का आदर करता है, वो अपने किसी भी फ्रेंड, किसी भी वर्कर, अपने कोवर्कर, किसी भी सिटी, नेशन, प्लैनेट का शोषण नहीं करेगा। रिवरेंस वाला हर प्राणी, प्लांट, बर्ड्स, ह्यूमन, सभी के प्रति समान भाव रखता है। ये एक एटीट्यूड है, ये रवैया है जो जीवन को आदर देने का दिखाता है। जब तक कि आप अपने जीवन के प्रति कोमल नहीं होंगे, आपके पास ऑथेंटिक पावर नहीं होगी। पर
ऑथेंटिक पावर के लिए रिवरेंट होने के लिए ऑथेंटिक पावर होना अनिवार्य नहीं है। इन्होंने कहा है कि ऑथेंटिक पावर मतलब जो अपनी सोल से कनेक्टेड है, अपनी सोल की एनर्जी को वो दिखा रहा है। पर कुछ लोग हैं जो ऑथेंटिक पावर एम्पावर नहीं है, मतलब अपनी सोल से नहीं जुड़े हुए हैं, पर उनके जीवन में इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, इतना सहा है उन्होंने कि वो करुणावान हो गए, बहुत प्रेमपूर्ण हो गए। क्योंकि जो बहुत सहता है ना, वो बहुत प्रेमपूर्ण भी हो जाता है। हर एक कोई नहीं होता है ना, बेटर भी होते हैं। पर कुछ एक लोग होते हैं जो अपने बहुत सह के वो रिवरेंट हो जाते हैं, जबकि वो ऑथेंटिक एम्पावर नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि वो किसी को हार्म नहीं करेंगे और सबको प्यार करेंगे। तो रिवरेंस जो है वो हमारा होली परसेप्शन है, हमारी पवित्र अनुभूति है, और हम इसको धर्म पे लागू करते हैं। बिल्कुल धर्म में तो हमको सब सिखाया जाता है कि समान आदर भाव करना चाहिए, बिल्कुल हर प्लांट और वो सब में आत्मा है, सब समझ लेते हैं, धर्म के लिए हम कर लेते हैं। पर जब हम पृथ्वी में अपने रहने के लिए करते हैं, तब हमारा एक एम होता है सर्वाइव एंड सेफ्टी। फिर वही रिवरेंस हम खो लेते हैं और लोगों का शोषण करने में भी नहीं हिचकिचाते। तो अपनी और दूसरों की लाइफ की, जीवन की कीमत को महसूस करना, और वो जो रिवरेंट होता है वो कभी भी क्रुएलिटी नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी अशक्त हो। वो कभी भी अपने किसी और के ऊपर शारीरिक हिंसा नहीं करेगा, हत्या नहीं करेगा, न सुसाइड करेगा, क्योंकि उसको जीवन का आदर है। सुसाइड कौन करता है? जिसको अपने जीवन से कोई रिस्पेक्ट नहीं, मेरा है जीवन, बस मेरी शर्तों पे नहीं हो रहा है जीवन, तो खत्म कर दो अपनी लाइफ को। तो इस तरीके से उन्होंने कहा है कि वो दूसरों पे तो क्या, अपने ऊपर भी हिंसा नहीं करता। और जिस व्यक्ति में ये अनुभूति नहीं है और वो अशक्त है, मतलब अशक्त का मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए जो अपनी सोल से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, अपनी सोल से नहीं जुड़ा है, रिवरेंट भी नहीं है, वो आदमी डरा हुआ रहेगा और वो हिंसा करेगा। ओशो ने बहुत ही सुंदर एक डायलॉग बोला था कि हिटलर, चंगेज खान अगर देखा जाए तो इतिहास के सबसे बड़े डरपोक इंसान है, जो हिंसा के द्वारा अपने भय को छुपाते हैं और समझ गए रिवरेंस नहीं है उन लोग। अब उन्होंने कहा कि रेवरेंस और रिस्पेक्ट में अंतर है। मैं 10 मिनट और लूंगी फ्रेंड। रिवरेंस और रिस्पेक्ट में अंतर है। रिस्पेक्ट हमारा एक चुनाव है, एक जजमेंट है, ये हमारा एक रिस्पॉन्स करते हैं हम जब किसी की व्यक्ति की अच्छाई या कोई हमको अच्छे लगता है, गुण अच्छे लगते हैं, तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं ना, उसको सम्मान करते हैं। पर हम हर एक की रिस्पेक्ट नहीं करते, एक व्यक्ति की करेंगे दूसरे व्यक्ति की नहीं कर सकते, ये हमारा चुनाव है, हमको उसकी नहीं पसंद आ रहा है ना। पर रिवरेंस एक ऐसा आपका रहने का वे है जो आप सब पे लागू करते हैं, सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं, हर एक की जीवन की कीमत पहचानेंगे, एक प्लांट, एक एनिमल, एक बर्ड, सब के लिए। तो रिस्पेक्ट अलग है, रिवरेंस अलग है। और जब व्यक्ति ऑथेंटिक पर्सनालिटी यानी कि जब पर्सनालिटी अपनी आत्मा से जुड़ता है, तो ये रिवरेंस उसके स्वभाव बन जाता है। ये पर्सनालिटी और सोल के अलाइनमेंट की दिशा में पहला कदम है। मैंने कहा ना, ये हमारे सोल, तभी हम, मेरे को लगता है हाँ मैं रिवरेंट हूँ, मैं काफी हद तक के हूँ, तो हाँ मैं सोल से बिल्कुल अच्छे से अलाइन हूँ, वैसे भी अलाइन हूँ, पर एक जजमेंट के लिए, अपनी मूल्यांकन करने के लिए। फिर कहते हैं जो कहा कि ये पुरुषों के लिए आसान नहीं है, अब उनको तो बिजनेस भी करना है, घर भी चलाना है। अगर ऐसे दया करते रहेंगे कि अरे भैया वर्कर को छुट्टी दे दो, अरे भैया उसको कोई प्रॉब्लम आ गया है तो उसको ज्यादा पैसे दे दो या ज्यादा वेजेस दे दो, तो बिजनेसमैन, पॉलिटिक्स जो मैन होते हैं, उनके लिए ये रेफरेंस बहुत बहुत कठिन सोल है, क्योंकि उनकी पूरी उद्देश्य उनका एक्सटर्नल पावर को संचय करने के लिए है। पर यदि कोई व्यक्ति चाहे, ऐसा बिजनेसमैन, ऐसा पॉलिटिक्स की रिवरेंट होना चाहे, उसको साहस की जरूरत पड़ेगी, पर चाहे उसका प्रॉफिट कम हो जाए, चाहे उसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाए, पर वो रिवरेंट बनके भी सेवा के लिए अपना काम कर सकता है। तो अगर आपको आध्यात्मिक बनना है, उसका पहला स्टेप है ना, आपको रिवरेंट होना पड़ेगा। आप ही का सिर्फ जीवन नहीं है, सभी का अपना जीवन है। जैसे आपके में जीवेष्टा है, जीवेष्टा मतलब जीने की इच्छा है, वैसे ही दूसरे में भी वही जीवेष्टा है।
तो आप किसी को भी एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे और पैसा वैसा नहीं काटोगे अपने मेड का ना छोटी छोटी बातों पे, और ड्राइवर को चिल्लाओगे नहीं। ये सब ये रोजमर्रा की चीजों की है। आप देखना आप कितने रिवरेंट हो। मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, समझ में आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि आप ये अपने सोच में डालिए कि ये जीवन है, हमें इसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, या ये मेरे साथी हैं, इनको मुझे नष्ट नहीं करना है या उनका शोषण नहीं करना है। ये आप अपने आप को बार बार याद दिलाते रहिए। आपका रिवरेंस आपके में धैर्य जगाता है, क्योंकि अधैर्य इम्पेशेंट हम क्यों होते, क्योंकि हमको लगता है हमारी जरूरत पहले पूरी हो। पर जब आप समान भाव से देखोगे तो आपके में धैर्य जगेगा, किसी के वो पहले अपना पूरा काम कर ले। नॉन जजमेंटल जस्टिस भी आपके रिवरेंस के द्वारा ही आता है, क्योंकि जब आप सबको समान भाव से देखेंगे तो आप किसी के लिए बुरा नहीं चाहेंगे। अगर कोई बुरा भी कर रहा है तो भी आप पर्सनालिटी के रूप में देख रहे हैं कि वो गलत कर रहा है, तो ना अपने को सुपीरियर मानेंगे ना किसी को इंफीरियर मानेंगे। सब में भगवत्ता दिखेंगे और उसके कार्य को उसके ऊपर छोड़ देंगे, यूनिवर्स के ऊपर। जीसस ने भी फॉरगिवनेस के लिए बोला था, ठीक है। रिवरेंस की जो मनोवृत्ति है वो हमको फाइव सेंसरी से मल्टी सेंसरी ह्यूमन की तरफ लेके जाती है। करुणा, दयालुता, बस फटाफट आखिरी चैप्टर हार्ट में आप लोगों को बता रही हूँ। हार्ट के ऊपर है तो वो बड़ा चैप्टर, पर मैं कैसे करूं। फाइव सेंसरी ह्यूमन बुद्धि से सोचता है एक्सटर्नल पावर के लिए। उसके लिए हृदय में कोई जरूरत नहीं है, कोई जगह नहीं है। करुणा, प्रेम, उसके लिए कोई इमोशन को आता भी है तो उसको दबा लेता है फाइव सेंसरी, क्योंकि उसको एक्सटर्नल पावर चाहिए। वो किसी से प्रेम करुणा करेगा तो एक्सटर्नल पावर कहाँ से लाएगा, है ना? तो वो अपने हार्ट को इग्नोर करता है। बिजनेस, मिलिट्री, ऑफिस, राजनेता अपने पावर के कारण सराहे जाते हैं, और उन्हीं में ही सबसे ज्यादा प्रेम करुणा की कमी देखी जा सकती है, क्योंकि वो सप्रेस्ड कर देते हैं। बिना अपने इमोशन के प्रति जागरूक हुए आप उसके प्रभाव को नहीं जान सकते। हमारे अंदर कौन से इमोशन पैदा हो रहे हैं, उससे उसका इफेक्ट क्या होगा आप नहीं जान सकते जब आप पहचानेंगे ही नहीं कि अंदर में क्या है। आप ये भी नहीं पहचान सकते कि कौन सा इमोशन आपकी पर्सनालिटी का है, कौन सा आपकी सोल का है। इमोशन के साथ जब आप इंटीमेट होते हैं, तब आपको मतलब घनिष्ठ होते हैं, तब आपको उसके अंदर के डायनेमिक्स को आप जान सकते हैं। इमोशन क्या है? एनर्जी इन मोशन। ये एनर्जी के करंट्स हैं जो हम में से पास होते हैं। हम रोबोट नहीं हैं, हमारे में हमेशा हर क्षण इमोशंस आ रहे हैं जा रहे हैं। हमको इनको महसूस करना है। इनको इग्नोर करेंगे तो हम अपने सोल को इग्नोर करेंगे, क्योंकि हार्ट सीट ऑफ द सोल है, हमारी जगह है। वो फीलिंग के द्वारा हमको बताती है कि हम क्या करें। अगर हम इग्नोर करते रहेंगे अपने सोल को तो हमारा जीवन खाली और कोई मीनिंग नहीं रहेगी। कॉन्शियस लाइफ वही जी सकता है जो अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करे। कोई भी, अगर गुड है बैड है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पेन भी हो रहा है तो वो पहचाने कि वो पेन क्यों फील हो रहा है, और जब आप फील करते हो, फेस करते हो, तभी आप उसके पार जा सकते हो। इग्नोर करोगे तो वो ग्रोथ आपकी रुक जाएगी। ग्रोथ की कुंजी है आपका, अगर डेवलपमेंट आपको चाहिए तो आपको हृदय की आवाज को सुनना है। क्यों फील कर रहे हो, और जानो आपके इस इमोशन आपके कौन से इंटेंशन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट है जिसका पूरा वर्णन नेक्स्ट चैप्टर में है, पर मैं उसका एक आपको स्टेटमेंट बता रही हूँ कि जब आप अपने इमोशन के प्रति अवेयर होते हो ना, तो इंटेंशन के प्रति भी अवेयर हो जाते हो। अगर आपका एक कॉन्शियस इंटेंशन है पर उसके साथ जो आपके अंदर में कोई इमोशन आ रहा है, दोनों का विरोध हो रहा है, तो आप प्रत्यक्ष रूप से इसके टूटे हुए आत्मा की जो टूटा हुआ पहलू है उसकी तरफ वो इशारा कर रहा है। अब वहां पे आपको हीलिंग की जरूरत है। जैसे आपने शादी किया, शादी हम क्यों करते हैं? हम खुश रहें। पर यदि आपको शादी से दर्द मिल रहा है, आप फील कर रहे हैं दर्द है, अगर आप इसको एम्ब्रेस नहीं करेंगे तो, और आप नहीं पहचानेंगे, तो आपके अंदर एक अचेतन मन होता है ना, वो अचेतन मन में इंटेंशन पैदा हो जाएंगे जो आपके जीवन की दिशा को बनाएंगे।
इसका बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल लेकर नेक्स्ट चैप्टर में उन्होंने पूरा वर्णन किया है। बस इतना समझ जाइए कि इमोशन को पहचानना मतलब अपने इंटेंशन को पहचानना कॉन्शियसली, अगर कॉन्शियसली नहीं करे तो अंदर में क्या चल रहा है आप नहीं पहचानोगे और आपकी लाइफ आप वो गवर्न करेगी, वो आगे के चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, इससे नहीं रिलेटेड, दूसरे से रिलेटेड दिया है कि लॉज ऑफ मोशन का पहला नियम क्या है हमारा, अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल इट इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। एक कोई भी चीज अगर कोई एक समान गति से चल रही है तो एक समान गति से ही चलते रहेगी जब तक के उसके ऊपर एक फोर्स काम नहीं करेगा। जैसे फोर्स हम हटाएंगे वो मोशन, वो गति रुक जाएगी। इन्होंने कहा कि ये जीवन में भी, जैसे उन्होंने कहा तीनों मोशन आपके, लॉ ऑफ मोशन आपके जीवन में काम आते हैं। उन्होंने अपने एक एग्जांपल अपने फ्रेंड का बताया, शॉर्ट में बता रही हूँ। एक उनका फ्रेंड था, मिलिट्री में काम करता था, बचपन से ही उनका फ्रेंड था, और फिर मिलिट्री में काम करता है, कैप्टन बन जाता है। फिर उसके कोई रेडियो में जो अनाउंसर होते हैं, कोई सेलिब्रिटी, उसके साथ उसकी शादी होती है, दोनों की नहीं पटती है। फिर वो वियतनाम के युद्ध में चला जाता है और वहां से जब लौटता है तो वो बहुत निगेटिविटी से भर जाता है। एक तो शादी की लाइफ का, और उसकी में जो उदासी है, और वियतनाम के युद्ध से जो लड़ के आया है, तो वो सुसाइड कर लेता है उनका फ्रेंड। और ये सब बातें उसको उसकी वाइफ के थ्रू बाद में जकाब को मालूम चलती हैं। वो बोलता है कि ये बिल्कुल मोशन वाले नियम को फॉलो करता है, क्योंकि उसने कभी भी अपनी लाइफ में वो फोर्स नहीं लगाया। जो चीज हो रही है कर्मा के अनुसार, अच्छा ये जॉब आ रहा है ठीक है, ये शादी हो रही है ठीक है, वो जो भी उसका जो था रिफ्लेक्ट कर रहा था अपने कर्मा और अपनी पर्सनालिटी के काम को। उसने कभी भी अंदर जाके ये नहीं देखा कि मेरे अंदर ये इमोशन क्यों पैदा हो रहे हैं, मैं क्यों दुखी हूँ, अगर मुझे ये युद्ध वगैरह से अच्छा नहीं लग रहा तो ये जॉब को मैं छोड़ूं, या मुझे इस वाइफ के साथ नहीं रहना है। मतलब समझ रहे हैं आप, उसने अपने चेंज ही नहीं किया अपने लाइफ को, वो बस ढर्रे पे जी रहा है, रोजमर्रा के ढर्रे पे। फोर्स नहीं था उसकी लाइफ में, चला गया। फिर वो अपने एग्जाम्पल एक और अपने फ्रेंड का बताता है कि उसका फ्रेंड था जो बचपन से बहुत मैनिपुलेटिव, गुस्सैल था, पूरी जिंदगी उसका ऐसे ही रहा। फिर जब वो बड़ा हुआ तो बचपन से ही वो ऐसे ही था, फिर जब बड़ा हुआ उसके रिलेशनशिप टूटने लग गए, और जिस लड़की को वो बहुत प्यार करता था वो भी चली जाती है छोड़कर। अब वो सोचता है कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, मेरे लाइफ में क्यों गलत हो रहा है। अब वो अपने पूरे समाज, अपने घर से वो अलग अपने को सॉलिट्यूड रखता है, अकेला एकांत में रहता है, अपने ऊपर काम करता है, अपने इमोशंस को देखता है, मेडिटेशन करता है, अपने इच्छाओं को जानता है, अपने इमोशन को पहचानता है, और फिर वो जो गुस्सा था, वो जो मैनिपुलेशन था, वो सब चीज को ट्रांसफॉर्म करके अपने समाज में फिर लौटता है। और वो कहते हैं कि अभी बहुत ही अच्छी हैप्पी लाइफ को वो जी रहा है। तो यहां पे जुकाव बोलता है कि फोर्स क्या था उसका, फोर्स था कॉन्शियस लिविंग। जब आपके जीवन में एक ढर्रे पे चल रही है, दुखी दुख है, तो अब आपको वो फोर्स लगाना है, वो फोर्स आपको कॉन्शियस लिविंग का लगाना है। ये फ्रेंड बच गया और खुश है क्योंकि उसने फोर्स को अप्लाई किया ताकि उसकी लाइफ का कंटिन्यूएशन मोशन चलता रहे। समझ गए आप लोग, है ना? हाँ, तो फिर आपको जब तक कि आप अपने इमोशन के प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक कि आप रेवरेंट भी नहीं हो सकते। रेवरेंट कोई इमोशन नहीं है, ये आपके होने का एक तरीका है, और रेवरेंस केवल अपने हृदय से ही महसूस करते हैं। ये पूरा चैप्टर हृदय पे है। और फिर बताते हैं कि क्वांटम फिजिक्स ने और हमारे सामने लेके आया है कि हमारी जो स्पीशीज है वो अपनी जो चेतना है उसको इस फिजिकल वर्ल्ड से संबंध स्थापित कर रही है, और हम आत्मा के प्रति और यूनिवर्स के प्रति हम ज्यादा जान रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट के वो सब। ठीक है, अब लास्ट, एक आत्मा का जब पर्सनालिटी के रूप में जन्म होता है तो यहाँ पर लाइट में चलना उसको मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डुअलिटी है। इसीलिए जो भी यहाँ पे पर्सनालिटी चुनाव करती इसलिए यहाँ पर जो भी पर्सनालिटी चुनाव करती है, जैसे माफी देने के बदले एंगर, किसी भी इंसान को समझने के बदले उसकी निंदा करने लग जाएगी, या कोई भी दूसरे चीजें करेगी गलत, तो आत्मा नेगेटिव कर्म लेके जाती है और उसी के अनुसार
अब जब आत्मा लेके गई ऐसी वाली चेतना और ऐसे कर्म, तो अब जो नई पर्सनालिटी उसी कुएं में से तो बनाएगी ना भाई, जो उसके पास एनर्जी रहेगी आत्मा की, उसी से ही तो वो दूसरी पर्सनालिटी पैदा करेगी। तो अब जो नई पर्सनालिटी पैदा करेगी वो लिमिटेशन के साथ आएगी, उसकी चेतना की लिमिटेशंस कम है। तो इन्होंने कहा कि कई बार नेगेटिविटी बढ़ते 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 रहने से ऐसी पर्सनालिटी का भी निर्माण हो जाता है जिसके में लाइट एकदम कम रहती है, वो बुराई की तरफ बहुत अट्रैक्ट हुआ। लाइट कम है मतलब बुरा व्यक्ति है, वो बुरी पर्सनालिटी है, उसको बुरा काम करेगा, लोगों को ठगेगा, चोरी करेगा, हत्या करेगा, जो भी करेगा। तो टेम्पटेशन का रास्ता इजी होता है ऐसे लोगों के लिए। सभी सोल्स टेम्पटेड होती हैं, पर सीमित चेतना वाला पर्सनालिटी सबसे ज्यादा आकर्षित होता है। उन्होंने कहा है कि आप इसलिए समझिए कि आपके समाज में, आपके घर के आसपास बहुत से लोग हैं जो बहुत बुरे व्यक्ति हैं। उनके डायनामिक को आप समझिए, आप समझिए कि उनकी सोल बुरी नहीं है, उनका जो विकास क्रम था, वो जो लेकर जा रहे थे, वो इतने लिमिटेड चेतना से पैदा हो के आए कि जहां पर प्रकाश नहीं है, अंधकार है। तो अब अंधकार को, उनकी बुराई को हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, उसमें बहुत अच्छे से, हाँ यहाँ पे मैं बता दूं, लाइट का अर्थ मतलब कॉन्शियस लाइट का अर्थ डिविनिटी है, डिवाइन इंटेलिजेंस है ना। जितना ज्यादा प्रकाश रहेगा उतनी उस पर्सनालिटी में डिविनिटी, उसमें भगवत्ता रहेगी। अब सबको मालूम है कि हर सोल अंत में तो फुली एनलाइटेंड होएगी, पर जब तक के उसके में लाइट नहीं आ जाती, उसके में प्रकाश नहीं आ जाता, तब तक के वो समाज में ही रिस्पॉन्ड करेगा। फिर इनविजिबल हेल्पर्स आते हैं और उसको प्रकाश देते हैं, समझ जाओ, उसको चेतना को जगाते हैं और वो अच्छाई की तरफ जाएगा। पर जब आपके समाज में, आपके सामने अगर कोई बुरा व्यक्ति आ रहा है, तो आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करो, इसी का सिग्निफिकेंस के द्वारा ये उन्होंने बताया है कि एविल एब्सेंस है प्रकाश का, है ना, प्रकाश का अभाव है। तो अभाव को कैसे अपन दूर करेंगे? बुराई से, बुराई को हम नफरत से नहीं दूर कर सकते ना। अगर हम उनसे हेट्रेट करेंगे तो बुराई उनकी नहीं मिट सकती, और उनकी नफरत और उनकी बुराई अंदर में पीड़ा बढ़ते जाएगी। हमारे में बहुत अच्छा बोलते हैं ना कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। इनको नहीं मालूम होगा ना झुकाव को, मैंने अपना जोड़ दिया, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि हम सामने वाले को समझें कि उसकी चेतना में प्रकाश का कम है, हाँ, वो असर, तो हम उसको गलत नहीं समझें और अच्छे से रिस्पॉन्ड करें। पर ये भी इसका अर्थ नहीं है कि यदि मान लो कोई बच्चे को मार रहा है, या कोई किसी पर, कोई आदमी किसी बच्चे को मार रहा है, या कोई किसी पे जुल्म कर रहा है, तो आप ऐसे मुंह बधिर टाइप के बने रहे कि हाँ भैया हम तो बिल्कुल नॉन जजमेंटल जस्टिस कर रहे हैं। नहीं, वहां पे आपको नॉन जजमेंटल जस्टिस नहीं फॉलो करना है, वहां पे आपको कंपैशन के साथ उसको बचाना है, और ये जो भी काम करना है वो कंपैशन के द्वारा करना है। वो कहते हैं झुकाव की, जब आप करुणा से, कि अरे उसका भी जीवन है, वो भी एक इंसान है, उसको भी बचाना चाहिए, जब आप करुणा से ये काम करते हैं, है ना, कंपैशन के साथ, तो जो वो आपकी कंपैशन की एनर्जी है वो सामने वाले को इफेक्ट लाती है, उस बुरे व्यक्ति को भी। तो यदि आपके सामने कोई बुरा व्यक्ति है, तो आप पूरे करुणा के साथ उसके लाइफ में प्रकाश लाने की कोशिश करिए, बोलकर, समझाकर, वो या एक्शन के द्वारा, जो भी है, आप अपनी लव और लाइट उनको देते जाइए ताकि वो सही रास्ते पे चल सके। और यही काम हमारा मल्टी सेंसरी ह्यूमन तेजी से सीख रहा है, क्योंकि वो अब अपने हृदय की आवाज को समझ रहा है, अपने लव और कंपैशन को दुनिया में बांट रहा है। तो ये उनका चैप्टर खत्म हुआ फ्रेंड्स। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।